नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 महीने बाद विपक्षी गठबंधन जो इंडिया के नाम से बना है उसकी बैठक हुई। ये ऐसा विचित्र गठबंधन है, मैंने पिछले 40 साल में जितने राजनीतिक गठबंधन देखे हैं, जिस तरह के विपक्षी समझौते हुए हैं, विपक्ष में तालमेल हुआ है, उन सब से ये अनूठा है। ये ऐसा गठबंधन है जिसमें किसी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी पर भरोसा नहीं। ये परस्पर अविश्वास का गठबंधन है, और परस्पर अविश्वास का जब गठबंधन होता है तब एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की या एक दूसरे को गिराने की साजिश रची जाती है। और 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक जो इंडिया गठबंधन की हुई, इंडी गठबंधन कहना चाहिए, क्योंकि जो आखिर में ये है वो अलायंस के लिए है तो गठबंधन ही है। तो इंडी गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई उसमें एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया और किसी के मुंह से कुछ चूं नहीं निकल पाई। जिसके खिलाफ रचा गया उसको मालूम था, उसका चेहरा अगर आप देखते तो आपको समझ में आ जाता कि उनको समझ में आ गया कि उनके साथ क्या हुआ। जिन लोगों ने किया वो विजयी मुद्रा में वहाँ से बाहर निकल गए। अब हुआ क्या, गठबंधन की इस बैठक से उम्मीद थी कि इसमें कम से कम एक कन्वीनर का नाम तय हो जाएगा, संयोजक बन जाएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई समझौता हो जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी जो ड्राफ्ट करेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इतना हो जाएगा। तीसरी उम्मीद ये थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सैद्धांतिक फॉर्मूला बन जाएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ये तो मुझे नहीं लगता किसी को भी उम्मीद रही होगी, दावा कोई कुछ भी करता रहे। इतनी उम्मीद थी कि कोई सैद्धांतिक रूप से एक फॉर्मूला तय हो जाएगा कि इस तरह का जहाँ जिस राज्य में जो पार्टी नंबर 1 है और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है गठबंधन की, उसके बीच में तालमेल का फॉर्मूला क्या होगा। इन तीनों में से कोई फैसला नहीं हुआ, और कोई फैसला नहीं हुआ तो उसका असर भी होना था, उसका जो है परिणाम भी निकलना था। नीतीश कुमार पहले दिन से, जब जून में पहली पटना में बैठक हुई और उन्होंने विपक्षी एकता का ये सिलसिला शुरू किया था, तब से उनको उम्मीद थी कि उनको गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। फिर उनको बीच में पता नहीं कैसे लगने लगा उनकी पार्टी को और उनके करीबी लोगों को कि शायद उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये प्रचार किया जाने लगा, कैंपेन चलने लगा, एक निश्चय एक नीतीश कुमार, कि अगर विपक्षी गठबंधन में कोई सबसे प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद का तो नीतीश कुमार हैं, देश में कोई सबसे क्रेडिबल फेस ओबीसी का है तो वो नीतीश कुमार है। ये सारा प्रचार और लालू प्रसाद यादव का समर्थन, ये कुछ काम नहीं आया नीतीश कुमार के। तो पिछली बैठक की तरह इस बार भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके नहीं, उससे पहले ही निकलकर चले गए। लेकिन हुआ क्या, षड्यंत्र तो समझिए। बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल मिलने गए ममता बनर्जी से और उद्धव ठाकरे से, इन तीनों की बातचीत हुई। हालांकि उद्धव ठाकरे इस षड्यंत्र में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से वो भी इसमें शामिल हैं, और इससे खुश होने वाले भी हैं और इससे नाराज़ होने वाले तो जो है केवल एक ही हो सकते हैं। इस पूरे षड्यंत्र का मकसद, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य थे राहुल गांधी और नीतीश कुमार, खास तौर से राहुल गांधी। विपक्षी दलों में ये जो 28 दलों का 27-28 दलों का गठबंधन है, इनमें से कांग्रेस के अलावा कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की बात भी हो। पेश करना तो बहुत दूर की बात है, उनको प्रोजेक्ट करना बहुत दूर की बात है, इस नाम पर चर्चा भी ना हो, इसकी कोशिश बाकी पार्टियां कर रही थी, और उसमें 19 दिसंबर को ये पार्टियां सफल हो गई। तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ने जो षड्यंत्र रचा उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर, उसमें उन्हें कामयाबी मिली। आपने इन नेताओं को इससे पहले कम से कम 100 बार बोलते हुए सुना होगा कि प्रधानमंत्री पद का जो है वो फैसला चुनाव के बाद होगा, जब नतीजे आ जाएंगे तब होगा। और ये बात अभी जो है बैठक से एक दिन पहले तक ये नेता करते रहे।
लेकिन बैठक में अचानक ममता बनर्जी ने प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। देश के सामने पहला दलित प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पेश किया जाए। हालांकि तथ्यात्मक रूप से ये बात सही नहीं है। 1980 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, तब तक वो जनता पार्टी का हिस्सा थी, उसने प्रोजेक्ट किया था बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में। पार्टी चुनाव हार गई, अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया। उसके अलावा 2009 में लेफ्ट पार्टीज और अजीत सिंह की पार्टी और कुछ और छोटी पार्टियों ने मिलकर मायावती को, जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। तो ये पहला मौका नहीं होता, ये तीसरा मौका होता। अगर ऐसा होता, मल्लिकार्जुन खड़गे को मालूम था कि ये हो क्या रहा है। उनको अंदाज़ा है कि ये गांधी परिवार के रहते हुए कांग्रेस पार्टी में इस बात का सपना देखना भी पाप समझा जाता है, और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए वो हाँ कैसे कर देते। जाहिर है कि उनको ना करना था। उन्होंने कहा कि भाई जब चुनाव का नतीजा आएगा तब देखा जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उनको रास्ते से दो लोगों को हटाना था, राहुल गांधी और नीतीश कुमार को। राहुल गांधी को हटाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि बाकी लोग भी उस पर अघोषित रूप से सहमत थे। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके नीतीश कुमार को भी चुप करा दिया गया। नीतीश कुमार को इस बार पहले से भी ज़्यादा उम्मीद थी कि कम से कम संयोजक पद तो उनको मिल ही जाएगा, और लालू प्रसाद यादव ऐसा बताते हैं कि ये तय करके आए थे कि इस बार नीतीश कुमार को संयोजक बनवा देंगे। इसमें नीतीश कुमार से उनका कोई प्रेम नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि नीतीश कुमार से उनका कोई विशेष प्रेम हो गया है, विशेष लगाव हो गया है, इसलिए उनको संयोजक बनवाना चाहते हैं इस गठबंधन का, ऐसा नहीं है। वो अपने बेटे तेजस्वी यादव का रास्ता साफ करना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार राज्य की राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना होगा, मुख्यमंत्री का पद खाली होगा और उनका बेटा तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो लालू प्रसाद यादव की योजना ये थी, लेकिन वो सीधे सीधे जो है इस खेल में शामिल नहीं हो सकते थे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकते थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पब्लिक स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो जैसे ही ममता बनर्जी ने ये प्रस्ताव किया, अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन कर दिया। अब सवाल ये था कि विरोध कौन करे। विरोध तो कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि मामला दलित का था और कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि ये जो अस्मिता की राजनीति है ये कितनी दिखावटी होती है और कितनी भरमाने वाली होती है, ये कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है। बड़ा ताज़ा उदाहरण पंजाब का है। चरणजीत सिंह चन्नी को, जो दलित समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया चुनाव से पहले, इस उम्मीद में कि पंजाब में 32% दलित समाज के लोग हैं, वो सब के सब जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। कुछ नहीं मिला। पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और बुरी तरह से हार गई। 78 सीट पर थी 2017 में और 2022 में आ गई 18 सीट पर। इस तरह की अस्मिता की राजनीति की, जातीय पहचान की राजनीति जो है वो हमेशा फ़ायदा पहुंचाए ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? जब उसमें कन्विक्शन नहीं दिखता है, जब उसमें दिखता है कि आप ये केवल एक राजनीतिक रणनीति के तहत कर रहे हैं, ये आपकी निष्ठा का विषय नहीं है, ये इसमें आपकी जो इसमें आपका दिल नहीं है, ये आप अपने दिल से करना नहीं चाहते, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा करने से राजनीतिक रूप से वोट के लिहाज से आपको फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए उसका फ़ायदा नहीं मिलता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो लोग प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम पेश करना चाहते हैं, उनकी सोच यही है कि बस मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया और बीजेपी चुप हो जाएगी। बीजेपी क्या कर सकती है? बीजेपी डिफेंसिव पर आ जाएगी, उसके लिए बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। अब आप देखिए कन्विक्शन कहाँ से आता है। 5 राज्यों के अभी विधानसभा चुनाव हुए। एक राज्य उसमें तेलंगाना भी था जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। एक ही राज्य में जीती है कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना की आबादी में 52%
ओबीसी समाज के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया रेड्डी समाज के व्यक्ति को जो अगड़ा है। तो पिछड़ा बहुल आबादी वाले राज्य में कांग्रेस पार्टी को जब मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला तो उसने अगड़ा समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और वो ढोल रोज पीट रही है पिछड़ा समाज का, तो कैसे कोई विश्वास करेगा। तो ये गठबंधन जो बना, अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी तय हुआ है कि 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे के बारे में फॉर्मूला तय होगा। ममता बनर्जी ने तो स्टैंड बदल लिया। मैंने आपको कल बताया था कि ममता बनर्जी ने जो अभी तक कह रही थी कि अगर कांग्रेस सीपीएम के साथ आएगी तो पश्चिम बंगाल में वो किसी भी हालत में उससे समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने अपना स्टैंड बदला और कहा कि वो सीपीएम से भी बात करने को तैयार हैं, कांग्रेस से भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन सीपीएम की ओर से रिएक्शन आया है। सीपीएम के एक विधायक ने कहा है कि हम हत्यारों से बातचीत नहीं करते। 2021 के चुनाव में जिस तरह से सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, वो हत्या कराई है टीएमसी ने, और टीएमसी के लोगों से हम बातचीत नहीं करेंगे। यानी पश्चिम बंगाल में ये गठबंधन नहीं होने वाला। गठबंधन की बैठक से 19 तारीख से 2 दिन पहले, हमारे ख्याल 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आप देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ दल है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। आप कल्पना कीजिए ऐसा कहीं दुनिया में होता है कि जो सत्तारूढ़ दल है, मुख्य विपक्षी दल है, उसमें गठबंधन हो जाए। वो बेमेल गठबंधन, वो गठबंधन संभव ही नहीं था। और अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि इस गठबंधन का मतलब होगा आत्महत्या। तो वो राजनीतिक आत्महत्या पंजाब में करने को तैयार नहीं है। ये बात उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से बता दी। दिल्ली में वो समझौता कर सकते हैं, हो सकता है 2 सीट 3 सीट कांग्रेस पार्टी को दे दें, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूँ, इस गठबंधन में सीटों का तालमेल हो या ना हो, उससे चुनाव नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखिए, तालमेल होने से सिर्फ बात नहीं बनती। अब मैंने जितने अभी तक विपक्षी दलों के गठबंधन समझौते देखे हैं जो चुनावी दृष्टि से सफल हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इसके लिए उत्सुकता होती है आम जनता के बीच में। जब जन दबाव में गठबंधन बनते हैं तो वो चुनावी रूप से सफल होते हैं। इस गठबंधन के पीछे कोई जन दबाव या जन भावना नहीं है। लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा गठबंधन कोई बने जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए काम करे। तो इसलिए इस गठबंधन के पीछे न जन दबाव है, न जन भावना है, और इसीलिए आपको ये बिखराव नज़र आ रहा है। ये गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको भी समझ में आ रहा है। इसलिए सब अपने अपने राज्य तक सीमित रखना चाहते हैं अपने को, कि हमारे राज्य में हमको अधिक से अधिक क्या मिले, इसकी चिंता है उनको। और कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, इसके कारण जिन पार्टियों को चिंता है उनकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। उनमें समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जो है सबसे ऊपर है। इन दोनों पार्टियों को चिंता है कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, उनका कोर वोट टूट जाएगा। जिस दिन अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम थोड़ी भी मात्रा में अलग हुआ, उस दिन यादव वोटों में भी दरार आना तय मानकर चलिए आप। इसी तरह से ममता बनर्जी को लगता है कि वो बिल्कुल तलवार की धार पर चल रही हैं पश्चिम बंगाल में। मुस्लिम वोटों में जरा भी बंटवारा होने का मतलब है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन कर रही है, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीए हर हालत में लागू होगा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये जो मानकर चल रहे हैं बहुत से लोग 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कि पश्चिम बंगाल से बीजेपी जो है वो उसका सफाया हो गया है, ऐसा लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 की तुलना में ज़्यादा ताकत के साथ चुनाव मैदान में होगी। उसको कितनी सीटें मिलेंगी ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उसको 2019 में जो सीटें मिली थी उससे
कम नहीं मिलने वाली हैं। ज़्यादा कितनी मिलेंगी ये देखने की बात होगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, न केवल मुस्लिम वोटों में बंटवारे का, बल्कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या निगरानी में, उन मुकदमों के कारण ज़्यादा समस्या है तृणमूल कांग्रेस के लिए। ख़ास तौर से जो शिक्षा घोटाला है उसमें उस घोटाले को लेकर जन भावना तृणमूल कांग्रेस के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। और दूसरी योजनाओं में जो केंद्रीय योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे या फिर मनरेगा हो या दूसरी योजना हो, उनमें जो घोटाला हुआ है, राशन वितरण में, मुफ्त राशन वितरण में जो घोटाला हुआ है, वो सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। ये गठबंधन ऐसा है जिसमें किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। सब एक दूसरे को ठगने के लिए जुगत लगाने में लगे हुए हैं कि कैसे दूसरे को ठग के हम अपनी ताकत बढ़ा लें। सबकी नज़र चुनाव बाद के समीकरणों पर है कि चुनाव बाद वही मजबूत स्थिति में होगा जिसकी चुनाव के दौरान सीटें बढ़ेंगी, जो चुनाव में अच्छा करेगा। तो इसलिए गठबंधन की ताकत बढ़े, इसमें किसी की रुचि नहीं है। लेकिन हर घटक दल चाहता है कि उसकी ताकत बढ़ जाए। तो ऐसा गठबंधन दुनिया में आपने कहीं देखा नहीं होगा और ऐसा गठबंधन चल नहीं सकता। पहले तो बन नहीं सकता, बन जाए तो चल नहीं सकता, और चले तो उसका कोई परिणाम निकल नहीं सकता। ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ, इस बात को मेरी गांठ बांध लीजिए कि ये गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं डाल पाएगा, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस गठबंधन की इस बैठक से जिन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, उनको घोर निराशा हुई होगी। निराशा की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं। समय कम और काम ज़्यादा, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। 9 दिन चले 2.5 कोस। मैं सोच रहा था कि इस मुहावरे का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये तो 2.5 कोस भी नहीं चल रहे हैं 9 दिन में भी। तो इससे अंदाज़ा लगाइए, ये गठबंधन केवल एक हवा बनाने के लिए, केवल एक जो है आवरण खड़ा करने के लिए कि हम मिलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अंदर से ये खोखला है, बाहर से ये बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग देखना चाहते हैं सच्चाई, उनको दिख जाएगी कि इस गठबंधन में को जोड़ने वाला कोई तत्व नहीं है। और कोई गठबंधन, किसी भी गठबंधन को मैं बार बार कहता हूँ, जोड़ने वाला सबसे बड़ा जो तत्व होता है, सबसे बड़ा एडिसिव जो होता है, वो जन भावना और जन समर्थन होता है। और न इस गठबंधन के साथ जन भावना है, न जन समर्थन है। इसलिए इसका बिखरना तय है और चुनाव में इसका निष्प्रभावी होना भी उतना ही तय है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।